नमस्कार, मैं हूं आंचल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन देवभूमि उत्तराखंड में। तो चलिए खबरों का आगाज करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैंगसैंण में विधानसभा का मानसून सत्र 19 अगस्त से 22 अगस्त तक चलेगा और ये सत्र भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में होगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद विधानसभा सचिवालय जल्द ही सत्र की अधिसूचना जारी करेगा और इस बार मानसून सत्र को भी देहरादून बजट सत्र की तरह पूरी तरह पेपरलेस बनाने की जो तैयारी है वो हो चुकी है और इसके लिए इनेवा प्लेटफॉर्म पर डिजिटलाइजेशन और साउंड प्रूफिंग का काम तेजी से चल रहा है। सभा मंडप में साउंड प्रूफ और अन्य सुधारों की काम अगले 10 दिनों में पूरा हो जाएगा और देहरादून विधानसभा में पहले ही बजट सत्र पेपरलेस किया गया था। अब मानसून सत्र में भी विधायक टैबलेट से ही काम करेंगे और इसमें पेपर की बचत होगी और कामकाज आसान हो जाएगा। मानसून सत्र के लिए अब तक विधायकों ने करीब 450 सवाल विधानसभा सचिवालय को भेजे हैं। ऐसे में इस बार कई मुद्दों पर जोरदार चर्चा होने की भी संभावना है। सरकार ने अधिकारियों को तैयारी पूरी करने के निर्देश दे दिए हैं ताकि मानसून सत्र बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से चल सके। इसी खबर में ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ अजय पांडे जी जुड़ चुके हैं। अजय पांडे जी, मेरा पहला सवाल ये है कि जो ये 450 सवालें दिए गए हैं विपक्षों की तरफ से, क्या कुछ खास मुद्दों पर बात होगी? देखिए आंचल, विधानसभा का जो मानसून सत्र है, इस सत्र के दौरान जो विपक्ष के नेता हैं, सत्ता पक्ष के जो नेता हैं, वो सदन के अंदर जन सामान्य के जो तमाम मुद्दे होते हैं, विकास के जो मुद्दे होते हैं, अपने अपने क्षेत्रों की जो समस्याएं हैं, उनको उठाएंगे। और अभी तक 450 सवाल लगा दिए गए हैं। जाहिर है कि आने वाले दिनों में अभी कई और सवाल आएंगे और इनकी संख्या बढ़ेगी। अब ये देखने वाली बात होगी कि प्रश्नकाल के दौरान कितने सवाल उठाए जाते हैं। हालांकि 4 दिनों का ये सत्र रहेगा, तो 4 दिन प्रश्नकाल होंगे और 4 दिन के प्रश्नकाल के दौरान कितने सवाल सदन के अंदर उठाए जाते हैं और वो मंत्री जो संबंधित विभागों के हैं वो कितने सवालों के जवाब दे पाते हैं, तो ये एक दिलचस्प बात जरूर रहेगी। लेकिन इतना जरूर है कि जब भी सदन की कार्यवाही होती है तो उस कार्यवाही के दौरान विकास के जो तमाम मुद्दे होते हैं, प्रदेश की प्रगति कैसे हो, इन सारे विषयों को लेकर के चर्चा होती है। और जाहिर है कि जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जब सवालों की बात आएगी और तमाम मुद्दे उठाए जाएंगे, बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जिनको विभिन्न संदर्भों में उठाए जाते हैं और उस पर चर्चा की मांग की जाती है। जो नियम होते हैं उन नियमों के तहत चर्चा कराने के लिए विपक्ष दबाव डालता है। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष की ओर से या जिस तरह से सत्ता पक्ष की ओर से जो जवाब दिए जाएंगे, तो विधानसभा अध्यक्ष की ओर से क्या कार्रवाई की जाएगी, ये भी देखने वाली बात होती है। तो सदन के अंदर जो ये तमाम कार्रवाई होती है, ये समय समय पर, चूंकि एक नियम है कि इसको आहूत करना है सदन की कार्यवाही को, तो उसी के तहत ये सदन की कार्यवाही आहूत हो रही है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण, वहाँ गैरसैंण के भराड़ीसैंण में विधानसभा भवन बनाया गया है और उस विधानसभा भवन में ये सत्र आहूत किया जा रहा है। तो तमाम जो सवाल उठते रहे हैं गैरसैंण को लेकर के, उस पर भी एक सरकार का जवाब है ये, क्योंकि विपक्ष के नेता बार बार यही कहते रहे हैं कि विधानसभा भवन बना लिया गया है, वहां पर जब सदन की कार्यवाही नहीं होती है तो आखिर इतना करोड़ों रुपया खर्च करने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि पिछली सरकार में ये संकल्प लिया गया था कि सदन की एक कार्यवाही यानी कि जो बजट सत्र है वो गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा में आयोजित होगा। लेकिन चूंकि अभी तक डिजिटल नहीं हो पाया था भराड़ीसैंण विधानसभा, तो बजट सत्र उस समय आयोजित नहीं किया गया था। अब चूंकि सब कुछ डिजिटल कर लिया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि अगले 10 दिनों के दौरान जो डिजिटल प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली जाएगी, पेपरलेस विधानसभा होगा। तो ऐसे में जब सभी प्रक्रिया को पूरा कर लिया जा रहा है और सरकार की ओर से
ये कहा गया है कि सदन की कार्यवाही जो है अब गैरसैंण में होगी, मानसून सत्र की कार्यवाही गैरसैंण में होगी। तो अब ये राजभवन की ओर से स्वीकृति को लेकर के बात है। अब राजभवन की ओर से जैसे इसकी स्वीकृति मिल जाएगी तो विधानसभा सचिवालय की ओर से भी इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के 19 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक यानी अगस्त के महीने में मानसून सत्र आयोजित किया जाना है। जाहिर है कि जो भी सदन की कार्यवाही होती है, जब भी विधानसभा का सत्र होता है तो उसमें हंगामा जरूर होता है, हंगामेदार सदन की कार्यवाही रहेगी। और विपक्ष की ओर से जो तमाम जनहित के मुद्दे हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो और कानून व्यवस्था हो, ये सब ऐसे विषय हैं जिनको लेकर के सदन के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर विपक्ष के नेता सरकार पर हमलावर रहेंगे। अब ये भी देखने वाली बात होगी कि सत्ता पक्ष की ओर से किस तरह की रणनीति बनाई जाती है कि विपक्ष के सवालों का कैसे वहां जवाब दिया जाए। और सदन में जो प्रश्नकाल का समय है उस दौरान जितने भी संबंधित विभागों के मंत्री हैं वो किस तरह से जवाब देते हैं और क्या लोग जो विधायक हैं वो संतुष्ट होते हैं, क्योंकि जो सदन में प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न लगाए जाते हैं इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पक्षों के जो विधायक है वो अपने अपने क्षेत्र के विकास को लेकर के, अपने अपनी योजनाओं को लेकर के तमाम तरह के सवाल संबंधित विभागों के लगाए रहते हैं और उसका जवाब संबंधित विभागों के मंत्रियों को देना होता है। और आंचल, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार चूंकि संसदीय कार्य मंत्री अभी फिलहाल उत्तराखंड में इस समय कोई नहीं है, प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद ये सदन में संसदीय कार्य मंत्री का जगह जो है खाली है। तो ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि या तो अभी जो वर्तमान में मंत्री हैं इन्हीं में से किसी एक मंत्री को एक जिम्मेदारी दी जाएगी संसदीय कार्य मंत्री की, या फिर एक नए मंत्री शपथ लेंगे और वो संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी निभाएंगे। जी हाँ सर। अजय जी, लगातार देखा जा रहा है कि इस सत्र में 2 बड़े बदलाव किए गए हैं। एक जो टैबलेट वाला है, पेपरलेस वाला है, और जो दूसरा है डिजिटल तरीके से अब सुनवाई होगी। तो इन दो में क्या चेंजेस हैं और क्या जो विपक्ष है उसमें इसमें भी सवाल उठाएगा कि क्योंकि कुछ विधायक हैं जिनको टैबलेट चलाना ही नहीं आता है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है और जाहिर है कि अगर किसी विधायक को अगर डिजिटल प्रक्रिया के बारे में जानकारी नहीं है और पेपरलेस अगर विधानसभा हो रहा है और उसमें वो अपने आप को थोड़ा अलग पाते हैं, तो जाहिर है कि ये सवाल उठना जरूरी है, क्योंकि अब हर जगह पर सब कुछ डिजिटल हो रहा है। तो ऐसे में सबको इसमें जुड़ना जरूरी है। देखिए, देहरादून विधानसभा में जब ये सदन की कार्यवाही हुई थी तो तमाम विधायकों को ट्रेनिंग भी दी गई थी। उनको जब टैबलेट उपलब्ध कराए जाते हैं, बाकी अन्य जो प्रक्रियाएं होती है, तो उसके लिए ट्रेनिंग इत्यादि का जो प्रोग्राम है वो किया जाता है। तो काफी हद तक विधायकों को जानकारी है, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि बहुत से ऐसे विधायक भी हैं कि जो अभी इस प्रक्रिया के बारे में पूरी तरह से जानकार नहीं है, तो उनको संभवतः अगले कुछ दिनों में ट्रेनिंग भी दी जाए और बताया जाए, और बाकी जो उनको समस्याएं होंगी वो विधानसभा सचिवालय की ओर से उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि जन जागरूकता जैसे हर क्षेत्र में आम जनता के बीच में है, तो चूंकि वो विधायक है, माननीय है, तो उन लोगों को भी जो समय के साथ बदलाव हो रहा है, समय के साथ जो चीजें आगे चल रही हैं, उन सारी चीजों के बारे में पूरी तरह से उनको जानकारी होना चाहिए। जहां तक सवाल विपक्ष को लेकर के है, तो देखिए, विपक्ष के विधायक भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा हैं, सत्ता पक्ष के विधायक भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। तो जाहिर है कि दोनों पक्षों के विधायकों को जो आधुनिक चीजें उपलब्ध हो रही हैं और जिस तरह से डिजिटल पूरा देश हो रहा है, हर क्षेत्र में डिजिटल क्रांति आई है, तो उसी तरह से विधानसभा में भी पेपरलेस विधानसभा की कार्यवाही हो रही है, सदन की कार्यवाही हो रही है। तो ऐसे में सभी विधायकों को पूरी जानकारी के साथ सदन के अंदर पहुंचना है, और अगर जिसको जानकारी नहीं है उनको विधानसभा सचिवालय की ओर से समय समय पर ट्रेनिंग दी जाती है, उस प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे और पूरी जानकारी के साथ वो सदन की कार्यवाही में शामिल होंगे। जी अजय जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। हम आगे की खबरों का रुख करते हैं। बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नगर निकाय और पंचायत दोनों की मतदाता सूची में एक साथ नाम होने पर बड़ा फैसला सुनाया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि अगर कोई व्यक्ति दोनों जगह वोटर है और चुनाव लड़ रहा है तो उसका नामांकन निरस्त किया जाएगा। ये फैसला शक्ति सिंह बतवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए लिया गया है और हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने जो पत्र जारी किया था उसे स्टे किया जाता है।
कोर्ट ने सवाल उठाया है कि आखिर किस आधार पर आयोग ने 2 जगह वोटर होने पर भी प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने की अनुमति दी है। राज्य में अभी नगर निकाय और पंचायत की वोटर लिस्ट में नाम होने को लेकर काफी गड़बड़ी चल रही थी। कई जगह रिटर्निंग अफसरों ने ऐसे नामांकन रद्द कर दिए, लेकिन कहीं इन्हें मान नहीं लिया गया है और अब कोर्ट ने इस फैसले से स्थिति साफ हो गई है। अब 2 जगह वोटर बनने वाले लोगों को चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं मिलेगी। कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को साफ निर्देश दिए हैं कि नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए ताकि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे। राज्य निर्वाचन आयोग को लेकर जो पिटीशन हमने माननीय न्यायालय में दायर की थी, उस पिटीशन पर आज जो है जवाब आ गया है। न्यायालय ने जिस आदेश को हमने चैलेंज किया था न्यायालय में, उस आदेश को आज स्टे कर दिया, यानी कि अब उत्तराखंड राज्य में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहे हैं, उन पंचायत चुनावों में जिन वोटरों का निकाय में और पंचायत में दोनों जगह वोटर हैं, वो अब प्रत्याशी नहीं बन पाएंगे। ऐसे प्रत्याशियों का नॉमिनेशन निरस्त करने के लिए जो है हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया है और मुझे उम्मीद है कि अब राज्य निर्वाचन आयोग अपनी भूमिका निभाएगा, माननीय हाईकोर्ट के दिए हुए निर्देशों का पालन करेगा और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम इसे कोर्ट की अवमानना मानेंगे और राज्य निर्वाचन आयोग और संबंधित जिलाधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी को इसमें पार्टी बनाकर ये मांग हाईकोर्ट से करेंगे कि ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाए जो दोहरे वोटरों को प्रत्याशी स्वीकार कर रहा है। खेल प्रेमियों के लिए उत्तराखंड से अच्छी खबर सामने आ रही है। बीसीसीआई अब उत्तराखंड में अपना नया इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाने जा रहा है और इसके लिए देहरादून के दुधली गांव में 50 बीघा जमीन फाइनल कर दी गई है। उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी महिमा वर्मा ने बताया है कि हाल ही में बीसीसीआई के पिच क्यूरेटर आशीष भैमिक ने इस जमीन का निरीक्षण किया है। उन्होंने बताया है कि इस स्टेडियम की सिटिंग कैपेसिटी 30,000 होगी और इसे अगले 1 साल में तैयार कर लिया जाएगा। देहरादून में पहले ही अभिमन्यु क्रिकेट स्टेडियम और राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मौजूद है, लेकिन अब उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन खुद का स्टेडियम बनाने जा रहा है। पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड ने क्रिकेट के क्षेत्र में कई बड़े मुकाम हासिल किए हैं। उत्तराखंड प्रीमियर लीग जैसे टूर्नामेंट ने यहां खिलाड़ियों को अच्छा मौका दिया है और अब इस नए स्टेडियम से क्रिकेट को और बढ़ावा मिलेगा और खेल प्रेमी और खिलाड़ी दोनों ही इस खबर से काफी खुश नजर आ रहे हैं। बीसीसीआई और एसोसिएशन मिलकर जल्द से जल्द काम शुरू करने की तैयारी में है। एसोसिएशन का अपना एक ग्राउंड होना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि अगर वो ग्राउंड मिल जाता तो आज आईपीएल यहाँ हो रहा था, इंटरनेशनल मैचेस यहाँ हो रहे होते। हालांकि सरकार का कॉपरेशन है, उनका भी कुछ अपने टेक्निकली या लीगलिटी जो भी होगा तो मैं तो नहीं कहता कि सरकार का कॉपरेशन तो है। क्या टारगेट है सर हमारा ग्राउंड को लेकर के, कब तक बना देंगे, कितना ग्राउंड का हमारा बजट? ये है कि हम चाह रहे हैं कि इसको नेक्स्ट सीजन का एटलीस्ट बीसीसीआई का डोमेस्टिक जो मैचेस होते हैं वो होल्ड कर ले। इससे होता है कि हमारे पास ना फिर बड़े मैच मिलने लगते हैं। अभी आप देखो हमको जूनियर लेवल के वुमेन्स का मिलता है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं सैयद मुश्ताक अली हुआ या T20 हुआ, सॉरी विजय जारे हुआ, ये मिल जाएंगे। 3 ग्राउंड आपको बस अच्छे हो जाएंगे ना, ईश्वर की जगह है और स्टेडियम और अपना ये जो बनता नया, तो जो कैंप स्टैंड की प्रॉपर्टी ज्यादा बढ़ जाती है। तो फिर अपना ग्राउंड होता है तो बच्चों को रेगुलर प्रैक्टिस से खुला रहता है वो ग्राउंड। ऋषिकेश में कावड़ यात्रा शुरू होते ही पुलिस ने इलाके की धार्मिक पवित्रता बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। मुनिकीर्ति थाना क्षेत्र में अब कावड़ मार्ग पर कहीं भी अंडा और मांस बेचने पर रोक लगा दी गई है। खारा स्त्रोत के पास पार्किंग और आसपास लगने वाले खाने पीने की ठेलियां पर पुलिस ने खास नजर रखी है और ये कहा है कि इस तरीके से जो भी अंडा और मांस मछली है ये अभी नहीं बिकेगी। पुलिस ने खास नजर रखनी शुरू कर दी है। कैलाश गेट चौकी प्रभारी राजेंद्र रावत ने बताया है कि पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल और इंस्पेक्टर प्रदीप चौहान के निर्देश पर यह कार्रवाई की जा रही है ताकि कांवड़ियों की धार्मिक भावनाएं आहत ना हो। पुलिस ने पहले ही विक्रेताओं को चेतावनी दी थी कि सावन महीने में इस मार्ग पर अंडा और मांस ना बेचे, लेकिन कई दुकानदार नहीं माने। अब पुलिस ने ऐसे दुकानदारों पर चालान काटकर जुर्माना लगाया है। अगर कोई दोबारा अंडा या मांस बेचते पकड़ा गया तो उस पर मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। जानकी झूलसा, राम झूला, तपोवन और भद्रकाली इलाके में हजारों कांवड़िए हर रोज आ जा रहे हैं और ऐसे में पुलिस का ये कदम कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण और धार्मिक माहौल में संपन्न कराने के लिए उठाया गया है।
कांवड़ यात्रा को सफल और सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। जिलाधिकारी ने वैरागी कैंप में बनाए गए अस्थायी पार्किंग स्थल का निरीक्षण किया है, जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने जल निगम और जल संस्थान के इंजीनियरों को साफ कहा है कि पार्किंग स्थल पर कांवड़ियों को खाने पीने की रुकावट नहीं होनी चाहिए। पीने का पानी स्टैंड पोस्ट से पानी निकासी का भी पूरी व्यवस्था की जानी चाहिए। डीएम ने बिजली विभाग के अफसरों को हिदायत दी है कि हर पार्किंग और कांवड़ पटरी मार्ग पर बिजली की आपूर्ति ठीक रहे और बारिश के मौसम को देखते हुए ट्रांसफार्मर के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम रखने के निर्देश दिए गए। कभी भी करंट लगने जैसी घटना ना हो, इसके लिए टीम को अलर्ट रहने को कहा गया है। हर की पौड़ी क्षेत्र में सफाई पर भी जोर दिया गया है। कांवड़ियों को समझाया जाएगा कि गंदगी ना फैलाएं और कूड़ा डस्टबिन पर ही डालें। अतिक्रमण करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी और डीएम ने सभी अफसरों से कहा है कि कोई कमी छुपाए नहीं, तुरंत ठीक करें ताकि कांवड़ यात्रा में कोई परेशानी ना हो। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला रोड पर गुरुद्वारे के पास हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने चोरी करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। उसके पास से चोरी की ज्वेलरी और 2,500 रुपए नगद बरामद हुए हैं। पकड़ा गया आरोपी पहले भी चोरों के मामलों में जेल जा चुका है। और कोतवाल प्रदीप राणा ने बताया है कि 29 जून को कमल थापा के घर चोरी हुई थी। चोरों ने लाखों की ज्वेलरी और नकद रुपए चुरा लिए थे। मामले की जांच में पुलिस की टीम लगी हुई है और इसी दौरान वरिष्ठ उप निरीक्षक शिशुपाल राणा और त्रिवेदी घाट चौकी प्रभारी विनेश कुमार की टीम को मुखबिर से सूचना मिली। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मेरठ निवासी अनुज नाम के आरोपी को पकड़ लिया है। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया है कि उसने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर चोरी की थी और पुलिस अब बाकी 3 फरार चोरों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। गिरफ्तारी आरोप को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस की टीम मामले की जांच आगे भी कर रही है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के लमेश्वर क्षेत्र में लगातार पहाड़ काटे जा रहे हैं और इसकी वजह से वहां के पहाड़ अब कमजोर हो गए हैं। इसी का नतीजा हुआ है कि लक्ष्मेर तिराहे में एक मकान के पास की ऊंची पहाड़ी का बड़ा हिस्सा अचानक भरभरा कर गिर गया और इस हादसे में पूरे इलाके में धूल और धुंध सी छा गई। लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। लोग घबराकर अपने घरों से बाहर नहीं आ रहे हैं। लोगों ने तुरंत नगर निगम और आपदा कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दी है। सूचना मिलते ही आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंच गई और टीम ने जेसीबी लगाकर सड़क पर गिरे मलबे को तुरंत हटाया ताकि रास्ता फिर से चालू हो सके। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहाड़ काटने का काम अगर ऐसे ही चलता रहा तो भविष्य में बड़ा हादसा हो सकता है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि पहाड़ काटने का काम तुरंत रोका जाए और इलाके को सुरक्षित किया जाए। प्रशासन ने लोगों को भरोसा दिया है कि इस मामले में सख्त कदम उठाए जाएंगे ताकि किसी की जान माल का नुकसान ना हो। लगातार हमारे साथ इसकी ज्यादा जानकारी के लिए बने हुए हैं अजय पांडे, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से। अजय पांडे जी, क्या कुछ इसमें अपडेट है? एक मकान गिरने की भी खबर सामने आ रही है कि एक मकान गिर गया है, उसमें लोग दब गए हैं। देखिए आंचल, जैसे विकास के कार्य होते हैं तो जाहिर है कि तमाम तरह की परेशानियां भी स्थानीय लोगों को होती हैं, लेकिन बहुत से ऐसे विकास कार्य हैं जिसमें जो परेशानी होती है लोगों को स्वीकार्य है, लेकिन बहुत सी ऐसी दिक्कतें भी देखने को मिलती हैं जिनकी वजह से लोग उसका विरोध भी करते हैं। और इसी तरह का ये जो मामला है सामने आया है ये है। देखिए, पहाड़ों पर जब भी इस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती है, जब भी कोई निर्माण कार्य होते हैं और सरकारी एजेंसियों की ओर से कोई कार्रवाई होती है तो जाहिर है कि दिक्कतें भी स्थानीय लोगों को ही होगी। और इसी तरह के इस मामले में जिस तरह से आपने देखा कि मलबा सड़क पर गिर के आ रहा है, किसी के घर पर गिर रहा है, तो जाहिर है कि उसमें नुकसान भी होना स्वाभाविक है। हालांकि स्थानीय लोगों ने जब विरोध जताया है, जब अपनी बात कही है, तो प्रशासन ने उन्हें आश्वस्त जरूर किया है। लेकिन देखिए, जब भी पहाड़ी क्षेत्रों में कोई भी कार्य इस तरह के होते हैं, निर्माण कार्य हो या बाकी विकास के अन्य कार्य हो, तो ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं और स्थानीय लोगों को ऐसी समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब जो कार्यदायी संस्था है उनको पता है कि वो इस तरह के कार्य करेंगे
जी। पहाड़ टूटेंगे और किसी मकान पर गिरेंगे या पहाड़ का जो मलबा है सड़क पर आएगा, सड़क अवरुद्ध होगी, लोगों को परेशानी होगी, तो उनको एहतियात बरतने की भी जरूरत है। अगर विकास कार्य जरूरी है, वहां पर कार्य या निर्माण कार्य कराया जाना जरूरी है, तो उसके लिए एहतियात बरतना भी सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी कदम है। और इसमें अगर कहीं कोई लापरवाही होती है तो जाहिर है कि जो लोग लापरवाह हैं उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। और इसी को लेकर के स्थानीय लोग मांग भी कर रहे हैं। अब चूंकि प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि अब काफी गंभीरता से इस बात को देखा जाएगा और जो लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तो थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि देखिए, जब मलबा गिरा है, घर के ऊपर गिरा है, तो जाहिर है कि कुछ नुकसान की भी स्थिति यहाँ पर देखने को मिली है। और जो विरोध है, वो लोगों का जो विरोध है वो लगातार हो रहा है और ये जायज है। जी अजय जी, जब पहाड़ ये काटने का प्रशासन काम कर रही थी, जो बीच में घर था, तो इसमें ये प्रशासन की भी जिम्मेदारी है कि उस घर में जो लोग हैं उनको हटाना चाहिए था। इसमें किसकी खामी नजर आ रही है? देखिए, जो कार्यदायी संस्था है, तमाम जगहों पर जब वो लोग काम करते हैं तो उनकी ये बड़ी जिम्मेदारी बनती है और खास तौर पर सुरक्षा के जो मानक हैं उनको देखना जरूरी है। और अगर कहीं पर सुरक्षा के मानकों की अनदेखी की जाती है तो ये बड़ी लापरवाही है और ऐसे लापरवाह लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की स्थिति न देखने को मिले। जाहिर है कि जब वहां पर कटिंग का काम चल रहा था तो ये सबसे पहले जो स्थानीय लोग हैं जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है, तो ऐसे में उन लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना चाहिए था। और अगर जो कार्यदायी संस्था के जो लोग हैं अगर वो काम कर रहे थे, उनको ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की घटना होगी, तो भी एक बड़ी लापरवाही है। क्योंकि पहाड़ी हिस्से में आप ये तय नहीं कर सकते हैं कि कहां पर विपरीत परिस्थितियां देखने को मिल सकती है, तो इसलिए सभी मानकों का ध्यान रखते हुए और सभी तरह से अलर्ट रहने की जरूरत थी। लेकिन अगर अलर्ट नहीं रह रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं, तो ये गंभीर मामला है और बड़ी चूक यहाँ नजर आ रही है। जी अजय जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। हम अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर उत्तराखंड से आ रही है। उत्तराखंड में मानसून सीजन में पहाड़ी इलाकों में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लगातार भारी बारिश से जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है। रुद्रप्रयाग जिले के जखोली विकास खंड के स्यूर गांव के लोग इस परेशानी को हर दिन झेल रहे हैं। स्यूर गांव के लोग अपनी जान को खतरे में डालकर रोज आना जाना कर रहे हैं और गांव को जोड़ने वाला रास्ता लैंडस्लाइड की वजह से बेहद खतरनाक हो गया है। गांव के लोग किसी तरह जान जोखिम में डालकर उस रास्ते से निकलते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर गांव की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसमें लोग खतरनाक रास्ते से गुजरते दिख रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि गांव के लोग कितनी मुसीबत में हैं और गांव वालों ने प्रशासन से कई बार गुहार लगाई है कि रास्ते को ठीक किया जाए और लैंडस्लाइड रुकवाने के इंतजाम किए जाएं, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम इसमें नहीं उठाया गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द रास्ता ठीक कराया जाए ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो पाए। लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। इसी में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अजय पांडे जी लगातार जुड़े हुए हैं, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से। अजय पांडे जी, जिस तरीके से हम ये वीडियो में देख सकते हैं कि जो आने जाने वाले लोग हैं उन्हें कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा, जेसीबी से उनको निकाला जा रहा है। देखिए आंचल, मानसून सीजन के दौरान उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों का ये जो तस्वीर है ये काफी डरावने वाली तस्वीर है, लेकिन ये स्थानीय लोगों के लिए कोई नई तस्वीर नहीं है। उनको हर दिन इसी तरह से समस्याओं से जूझना पड़ता है, समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। आप तस्वीर में देख रही हैं कि किस तरह से एक जगह से दूसरे जगह पार कराया जा रहा है, क्योंकि बारिश हुई है, काफी दिक्कत हो रही है और ऐसे में आप खुद नहीं पार कर सकते हैं उस रास्ते को। तो जब रास्ते को इस तरह से पार कराया जा रहा है तो वाकई में काफी चिंताजनक स्थिति यहाँ पर है। और तमाम मामले हैं, ये पहला मामला नहीं है कि इस तरह से
लोग जान जोखिम में डाल जा करके एक रास्ते से दूसरे रास्ते की तरफ जाते हैं, रास्ता पार करते हैं। बहुत सी ऐसी तस्वीरें हैं जहां नदियों को पार करके भी लोगों को दूसरे छोर पर जाना पड़ता है। स्कूली बच्चों को भी नदियों को पार करके दूसरे छोर तक जाना पड़ता है। तो ये पहाड़ का जो ये जो हिस्से हैं, जो दूरस्थ वाला क्षेत्र है, तमाम जगहों पर इस तरह से समस्याओं से लोगों को दो चार होना पड़ता है। अब यहाँ पर सरकार को गंभीरता से सोचने की जरूरत है, स्थानीय प्रशासन को सोचने की जरूरत है कि अगर ऐसे ही लोग पार करते जाएंगे, जान जोखिम में डाल करके रहेंगे, तो फिर प्रशासन का क्या, कहाँ, कैसे नैतिक जिम्मेदारी ये रहेगी। और इस बात को गंभीरता से सभी लोगों को समझने की जरूरत है कि अगर विकास कार्य करने हैं, विकास कार्य को लेकर के ही उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ है। पहाड़ों का विकास अगर होगा तो ये तस्वीरें देखने को नहीं मिलेगी। तमाम तरह के दावे किए जाते हैं, तमाम तरह की बातें की जाती हैं, लेकिन अगर इस तरह की तस्वीर अगर कहीं पर भी उत्तराखंड में नजर आती है तो काफी दुखदाई है, चिंताजनक तस्वीर है। इस तरह की तस्वीर कहीं नजर नहीं आनी चाहिए। उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित हो रहा है। ये जो दशक है उत्तराखंड का दशक है। प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं, मुख्यमंत्री भी बार बार अपने बयानों में, वक्तव्यों में कहते रहे हैं। लेकिन अगर इस दशक की ये तस्वीर है तो काफी चिंताजनक तस्वीर है और ऐसी तस्वीर भविष्य में कहीं नजर नहीं आनी चाहिए। तो ऐसे में जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो उस क्षेत्र के अधिकारी हैं, उनको गंभीरता के साथ इस बात को समझने की जरूरत है कि स्थानीय लोगों की जो मूलभूत जो समस्याएं हैं, जरूरतें हैं, उनको कैसे ये पूरा करें। जी, एक बार तो ये वीडियो वायरल हो गया तो ये हम तक पहुंच गया, या आम जनता देख रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसी भी जगह होंगी, ऐसे भी लोग होंगे जिनको पता ही नहीं होगा इसके बारे में, या उनके सुनने वाला ही वहां कोई नहीं होगा। जी आंचल, यही तो चिंताजनक बात है कि जब कोई चीज वायरल होती है, चाहे वीडियो वायरल हो रही है या लोगों की जो समस्याओं को लेकर के लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं, जब चीजें वायरल होती है तब जाकर के प्रशासनिक अधिकारी जो है अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। लेकिन अगर बिना जानकारी के अगर प्रशासन के लोग अजय पांडे जी, हमारे पास समय की थोड़ा कमी है, हम आगे खबरों का रुख कर लेते हैं। आपके बहुत बहुत शुक्रिया ये खास जानकारी देने के लिए। उत्तराखंड के इस खास खबरों के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए 4 TV न्यूज। नमस्कार।